आप देख रहे हैं एफएम एक्सप्रेस न्यूज़। मैं आपके साथ मैनुद्दीन। चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत है। आज हमें भाग्यवाड़ी क्षेत्र में जो हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के कैंडिडेट अल्लाह बख्श बुजापुर, तो उनसे जानेंगे कि जो भाग्यवाड़ी में जो चुनाव चल रहा है तो उनका प्रचार कैसा चल रहा है और उनको जो पब्लिक है, जो जनता है, उन्हें कितना सपोर्ट कर रही है, क्या आने वाले दिनों में उन्हें जनता सपोर्ट करेगी, ये सारी बातें इनसे जानेंगे। तो आइए हम उनसे बात करेंगे। तो पहले तो स्वागत करेंगे हम आपको, आप हमारे एफएम एक्सप्रेस चैनल में। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि भाग्यवाड़ी क्षेत्र में अभी कौन कौन से काम होना बाकी है? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। मैं एफएम चैनल वालों का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूं। यूं तो आप जानते हैं रियासती कर्नाटका के इंतखाबात को लेकर जब मई 10 तारीख को इंतखाबात होंगे, जो वोटिंग का पोलिंग डे है वो मई 10 तारीख को है। इस 10 तारीख को सारे लोग अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। जिस पार्टी के हक़ में वो चाहते हैं वो पार्टी के हक़ में वो लोग वोट भी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ बसवन भाग्यवाड़ी इस मर्तबा का जो चुनावी दंगल है, इस दंगल में हम लोगों की पार्टी जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, ये पार्टी इस मर्तबा पहली मर्तबा जो है रियासती हलकों में चुनावी मैदान में अखाड़े में उतरी हुई है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात आपको बताता चलूँ कि इस मर्तबा की जो हवा, इस मर्तबा का जो रुबाब जनता के दिल में, नौजवानों के दिल में है, वो हम इंशाअल्लाह अज़ीम इस मर्तबा बसवन भाग्यवाड़ी में हमारे सारी जनता वो इस मर्तबा एक नए उम्मीदवार को देखना पसंद कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं नए उम्मीदवार की शक्ल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हैसियत से मैं इस मर्तबा लोग मुझे अच्छी अक्सरियत से इंशाअल्लाह इस मर्तबा कामयाब ज़रूर करेंगे। और जैसा आपने बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या काम बाकी हैं, तो मैं बताऊं कि काम ऐसे बहुत से काम हैं, लेकिन इन सारे कामों को बालाए ताक रख कर, जैसे रोड का मसला हो, ड्रेनेज का मसला हो, पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो, और बहुत से ऐसे इंसानियत की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को फराहम करने में पिछले MLA साहब जो है वो नाकाम साबित हुए हैं। और साथ ही साथ इन सारे डेवलपमेंट्स को बालाए ताक रख कर अगर हम एक तरीके से सोचा जाए, आप देखते हैं कि पिछले 1992 से लेकर कि बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर जब से जो पिछली बीजेपी की सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार के आखिरी जो सेशन हुआ, उस सेशन तक मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी मिली है। आप देखिए, डेवलपमेंट की बात किए तो डेवलपमेंट में भी पीछे हैं, लेकिन इस मर्तबा का जो है वो हमारे लोगों में एक शऊर पैदा हुआ है कि हम लोगों के साथ में कोई लोग खड़ने वाले नहीं हैं। जैसा कि मैं बताता चलूँ, 4% के रिजर्वेशन को लेकर जब एक पार्टी जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में हमेशा फैसले करती है, एक पार्टी जो मुसलमानों के कट्टरता के साथ मुखालिफत करती है, वो बीजेपी पार्टी है, जो हमेशा मुसलमानों को नाइंसाफ़ करती है, इंसाफ दिलाने की बात नहीं करती। जैसे आपको मैं बोलूँ, हलाल कट लीजिए, हिजाब को लीजिए, NRC को लीजिए, CAA को लीजिए, बच्चों की स्कॉलरशिप को लीजिए, 1 से 9वीं क्लास के बच्चों को स्कॉलरशिप लीजिए, और उसके बाद टीपू सुल्तान की जयंती को लीजिए, और उसके बाद हमारे रियासत में मुसलमानों के 4% को रिजर्वेशन को लीजिए। ये एक बीजेपी पार्टी है जो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी है। और साथ में एक पार्टी जो है वो मुसलमानों के वोटों को इस्तेमाल करके अपनी इक़्तिदार की कुर्सी को संभालने के साथ साथ जब अपनी इक़्तिदार की कुर्सी को संभाल कर कुर्सी पर बैठते हैं, वो पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी इन सारे फैसलों पर किसी ने भी एक MLA के ज़बान पर इस चीज़ की आवाज़ तक नहीं लगाई। इन लोगों ने मुसलमानों के सपोर्ट में एक भी आवाज़ नहीं लगाई। सारे मसलों पर लीजिए, जितने मसले मैं आपके सामने गिनाया, इन सारे मसलों पर लीजिए, सारे के सारे कांग्रेसी लोग चुप्पी साध कर खड़े हो गए। जब हिजाब का मामला आया, एक हमारे नेता जो मुसलमानों के नेता हैं, बीजड़ जमीर अहमद खान साहब, इन्होंने हिजाब को लेकर एक अल्फाज कहा कि वो मुसलमानों का हक है, हम लोग उसके खिलाफ में बोलना चाहते हैं। तो यहाँ का जो KPCC का प्रेसिडेंट है DK शिव कुमार, उसने हमारे उस नेता को वार्निंग की कि तुम हिजाब के खिलाफ में कुछ नहीं बोलोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक पार्टी तो मुखालिफत है ही मुसलमानों के, और दूसरी पार्टी चुप्पी साध कर मुखालिफत पीछे से वार करती है। अब हम लोगों को ये ज़रूरी है कि आप समझ गए हैं हमारे सारे लोग। मैं कहता हूँ
कहता हूँ जितनी भागेवाड़ी की जनता समझ गई है, अब कर्नाटका रियासती की सारी जनता समझेगी। आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह इन लोगों को अच्छा सबक सिखाएगी। अब हमारे जनता जो है भागेवाड़ी की, सारे जनता जाग चुकी है, ये सारे मसलों को समझ चुकी है कि एक तो मुसलमानों के खिलाफ पार्टी है और दूसरी चुप्पी साध कर ये पीठ पीछे छुरा भोंकने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इन दोनों पार्टियों को छोड़कर हमारी बसवन भागेवाड़ी की जो माइनॉरिटीज़ की जनता है, वो सारी जनता जो है इस मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सदन में सबसे पहले हर मुसलमान के मुद्दे को लेकर, हर दलित के मुद्दे को लेकर, हर आदिवासी के मुद्दे को लेकर सबसे पहले अगर आवाज़ उठाते हैं तो वो हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। उनकी आवाज़ को ताकत बनाने के लिए, उनकी आवाज़ को मजबूत बनाने के लिए इस मर्तबा जनता हमारे साथ खड़ी हुई है और कह रही है कि इंशाअल्लाह हम लोग आपका दिल के साथ, अल्लाह को गवाह रखकर हम लोगों को साथ देने की बात कर रहे हैं, तो यकीनन इंशाअल्लाह हम लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी और बसवन भागेवाड़ी मत क्षेत्र में पतंग का निशान आसमान की ओर छूता चलेगा। तो पूरे बीजापुर ज़िले में जो है 8 क्षेत्र हैं, पर आप एक ही क्षेत्र से क्यों खड़े हैं एमआईएम के, तो दूसरे क्षेत्र में क्यों नहीं गए? हम लोग इस मर्तबा हमारे बीजापुर ज़िले से 4 कैंडिडेट को हमने उतारने को फैसला किया था, लेकिन गद्दार पार्टी जो है, वो धोखा देने वाली पार्टी जो है वो जेडीएस है। पिछली मर्तबा भी हम लोगों का, हमारी पार्टी का इस्तेमाल करके वो लोग इक़्तिदार की कुर्सी को संभाल कर यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, जो देवेगौड़ा के बेटे हैं कुमारस्वामी। इस मर्तबा भी हम लोगों को अंधेरे में रखकर वो लोग काम करने की कोशिश की। हम लोग 4 कैंडिडेट इस मर्तबा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से खड़ा करने वाले थे। एक था हमारा बीजापुर, सिंदगी और नागठान और भागेवाड़ी। हम लोग 4 कॉन्स्टिट्यूशन में मैदान में खड़ने वाले थे, लेकिन अलायंस की बात करके हम लोगों को अंधेरे में रखा गया। अंधेरे में ऐसा रखा कि आपस में बातचीत करते 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 नॉमिनेशन के आखिरी दिन आकर ये लोग कहने लगे कि हम लोगों से अब अलायंस नहीं होगा। तो अब आप बता दीजिए एक दिन में हम लोगों को कैंडिडेट कहाँ से मिलेंगे? तो इस बात को लेकर हमने इस मर्तबा ने मैदान में नहीं खड़ा किया और हम लोग जो पहले हमारा अनाउंसमेंट हो चुका था, अब मजबूरी थी हमारी कि हम लोग खड़ना था, हम लोग इस एक मर्तबा खड़े हो गए। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 100% बाकी सब जगहों में हमारी पार्टी लड़ेगी। तो भागेवाड़ी क्षेत्र में आपकी टक्कर किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से या जेडीएस से? सारी पार्टियां जो है वो हुकूमत की हुई पार्टियां हैं। बीजेपी से एसके बेल्लू भी एमएलए बन के काम किए हुए हैं और पिछले 10 साल से जो है यहाँ के उम्मीदवार जो कांग्रेस से हैं, शिवानंद पाटिल, वो भी इक़्तिदार करके आए हुए हैं और उनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी का साथ लेकर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जेडीएस का जो कैंडिडेट है अप्पू गौड़ा, वो भी उनकी भी एक अच्छी कम्युनिटी है, वो भी दिग्गज नेता है। हम तो कहते हैं कि इन तीनों के साथ हमारी टक्कर है। कांग्रेस के साथ भी टक्कर है, बीजेपी वालों के साथ भी टक्कर है और जेडीएस वालों के साथ भी टक्कर है। और टक्कर में और अल्लाह का एहसान है और लोगों की एक हम लोगों पर मोहब्बत है कि इस मर्तबा इन तीनों पार्टियों को छोड़कर इस मर्तबा की जनता जो है एमआईएम को वोट करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह वो लोग तैयारी में जुड़े हुए हैं। इस मर्तबा आप मई 10 तारीख को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जनता एमआईएम के हक में कितनी % वोटिंग की है और इस मर्तबा हम लोगों को कामयाब करने के लिए वो कितना काम करी है। आप लोगों को पता चलेगा 13 तारीख को। आप जानते हैं कि सीजन वारी ये लोग काम करने वाले हैं, तो सीजन वारी आएंगे, जैसे इलेक्शन स्टार्ट होता है वो लोग घर घर पहुँचेंगे। 5 साल हम लोगों को उनके घर तक जाना पड़ता है। अब हम लोगों को कितनी शर्म की बात है, इस क्षेत्र का एमएलए जो पिछले 10 साल यानी कि 20 साल पूरे मुकम्मल हो गए, वो 3 मरतबा यहाँ के विधायक बने हुए हैं। 15 साल विधायक होने के बावजूद बसवन भागेवाड़ी में वो पिछले इलेक्शन में चुनाव में वादे कर चुके थे कि मैं भागेवाड़ी में घर करूँगा, आप लोगों को आने जाने के लिए तकलीफ़ नहीं होगी, मैं यहाँ पे रहूँगा, आप लोगों की खिदमत करूँगा। लेकिन आज तक 10 साल में, लगातार 10 साल में जो हुकूमत की है, आज तक उन लोगों का घर का पता नहीं मिला बसवन भागेवाड़ी में। और घर कहाँ है उनका पता नहीं चला। लोग बीजापुर जा के थक गए हैं और वहाँ जाके ऐसे लाइन पे खड़ना पड़ता है जैसे रेशन लेने के लिए लोग खड़ते हैं। ऐसी वहाँ की सिस्टम है। आज जनता उस सिस्टम को तोड़ना चाहती है। क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी? इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। नहीं तो आप रोज़ाना लोगों को प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो लोग आपके तरफ कैसे देख रहे हैं? मतलब आपको जिताने की देख रहे हैं या लोग क्या बात कर रहे हैं? मतलब क्या आपसे उम्मीद लगा बैठे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमानों को मुद्दे को लेकर किसी ने अगर आवाज़ उठाई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सिवा किसी ने नहीं उठाई। लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत में हम लोगों के हक में वोट करने के वादे कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं। भाई
अब भरोसा एक सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग भरोसा कर रहे हैं जनता पर, और जनता से हमें जनता के भरोसे से हमें ये उम्मीद भी जाग रही है कि इंशाल्लाह वो लोग हमारे हक में वोट करेंगे। और आखिर में जनता को क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं इस क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करता हूं और गुजारिश करता हूं कि आप लोग 10 साल एक यहाँ के विधायक एमएलए को आपने मौका दिया। 10 साल में आप उन लोगों को जान चुके हैं कि वो आपकी कितनी खिदमत कर चुके हैं, और हमेशा वो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट को देखकर मुझे वोट दे देंगे, डेवलपमेंट को देखकर मुझे वोट देंगे। आप जाकर बसवन भागेड़ी पूरा देख लीजिए, बसवन भागेड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कितना डेवलपमेंट हुआ है। कल हम लोग मुड़वाड़ गए, उकली गए, वहाँ के सही तरीके से रोड के ड्रेनेज के काम तक नहीं हो पाए। कौन सी डेवलपमेंट की बात करते हैं? अगर डेवलपमेंट ही अगर मुद्दा होता, मैं आपको बताता चलूँ, डेवलपमेंट हम लोगों को कब इस्तेमाल होगा? हमारी जान की, हमारी माल की हिफाजत होगी, तभी डेवलपमेंट का काम हम लोगों को इस्तेमाल आएगा। जब हमारी जान की कोई अहमियत ही नहीं रही तो डेवलपमेंट लेके हम लोग क्या करेंगे? आप देखिए, रिसेंटली पे इरशाद नामी बच्चे को दरिंदे कुछ आकर कत्ल कर गए। कुछ बजरंग दल के कुछ दरिंदे थे, वो दरिंदे आकर इरशाद के नामी हमारे भाई को कत्ल करे। किसने आवाज़ उठाई? अब वो बच्चा, उसकी जान चली गई, वो डेवलपमेंट लेके क्या करेगा? जान बची डेवलपमेंट है, जान ही नहीं तो डेवलपमेंट लेके क्या करेंगे? अब आप देखिए, अब इस मर्तबा का जो मुद्दा है, ये लोग डेवलपमेंट को दिखाकर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब एनआरसी को लेकर, एनआरसी लागू होगी, मुसलमानों का वोट का हक का छीन लिया जाएगा, तो डेवलपमेंट लेके क्या करेंगे हम लोग? इसके खिलाफ में आवाज़ उठाओ ना आप लोग। ये एनआरसी को लेकर आवाज़ उठाओ, ट्रिपल तलाक को लेकर आवाज़ उठाओ, हिजाब को लेकर आवाज़ उठाओ, बीफ बैन को लेकर आवाज़ उठाओ, और हम मॉब लिंचिंग को लेकर आवाज़ उठाओ, स्कॉलरशिप को लेकर आवाज़ उठाओ, शादी भाग्य को लेकर आवाज़ उठाओ, और शादी महल की स्कीम को लेकर आवाज़ उठाओ। मुसलमानों के बहुत से स्कीम को, हज की सब्सिडी को रद्द किया गया, इसको लेकर आवाज़ उठाओ। ये डेवलपमेंट के साथ साथ इन लोगों ये जो काम है, हम लोगों के डेवलपमेंट की बात है। ये अभी ये लोग इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर चुप्पी साधेंगे। अब ये इन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग क्या वोट देना है इन लोगों को? तो मैं समझता हूँ डेवलपमेंट हमारा मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जान हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। हमारी जान की कोई अहमियत ही नहीं ली। बीजेपी वालों को गाय की कीमत है, वो गाय को माता समझकर गाय की, अब उनका धर्म है, वो लोग मान लें, हम मना नहीं करेंगे उसको। अगर गाय की कीमत है, गाय की अहमियत है उन लोगों को, तो इंसान की जान की कोई अहमियत ही नहीं इन लोगों को। दिन दहाड़े ये लोग इंसान को कत्ल कर डालते हैं। कानून कहता है कि उसको, अब कानून इजाज़त देता है कि 13 साल की अगर गाय है, बैल है, तो उसको डॉक्टर की सर्टिफिकेट लेकर काटने की इजाज़त है, तो उसको काट लिया जाए। लेकिन ये लोग उसको काटने से पहले ही मुसलमान को काट देते हैं। क्या हमारा पुरसाने हाल पूछने वाला कौन है? तो हम लोगों को ज़रूरी है इस बात की कि डेवलपमेंट में हमारा मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी जान का सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारी जान की हिफाजत होगी, हम लोग डेवलपमेंट को इस्तेमाल करने वाले बनेंगे। हमारी जान की हिफाजत होगी, सारी सहूलियात हम लोगों को मिलने वाली। जान ही नहीं है तो क्या करेंगे? अब हमारी जान को बचाने के लिए, हमारे इक़्तिदार को बचाने के लिए अगर कोई आवाज़ उठाता है, तो वो सबसे पहले मैं कहूँगा इस देश के अब 21st सेंचुरी का, मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर ही है वो। 21st सेंचुरी का अम्बेडकर ही है वो, जो है मेरे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। अम्बेडकर साहब ने जिस रास्ते को चुना और इस देश को बचाने के लिए उन्होंने एक कानून को कैसे लिखा, और उस कानून में किसी जात, किसी धर्म को उन्होंने बड़ा चढ़ा कर नहीं लिखा। सारे जातियों को, सारे धर्मों को एक साथ सबको हक दिलाने में जैसे वो काम किए हैं, उसी तरह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा लड़ रहे हैं कि इस देश का मुसलमान हिफाजत के साथ पुरसुकून के साथ ज़िंदगी गुजारे, इस देश का दलित हिफाजत के साथ पुरसुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बने, इस देश का आदिवासी पुरसुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला बने। ऐसी सोच लेकर चल रहे हैं। जनता इसी सोच को देखकर इस मर्तबा वोट कर रही है, और इंशाल्लाह हम लोगों को कामयाब मिलेगी। आपने देखा कि अल्लाह बख्श बीजापुर का क्या कहना है उनकी पार्टी को लेकर और उनके डेवलपमेंट को लेकर। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी जनता है वो वोट करेगी, जिसे भी करे पर वोट करे, क्योंकि वोट जो है आपका अधिकार है। बिना मिस किए आप वोट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल FM एक्सप्रेस न्यूज़, आपकी आवाज़ हमारी पहुंच।